गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। चैनल आपका फेवरेट डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। बात करेंगे आज, एक हिंदुस्तानी को अरेस्ट किया गया है अमेरिका में। किस लिए अरेस्ट? इसलिए किया गया कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की जासूसी कर रहा था, और वो भी चाइना के लिए। कमाल की बात है साहब, जासूसी कर रहा था वो भी चाइना के लिए। ट्रंप ने हमास को वार्निंग दिया है, खासतौर से हमास ने 50 से ज़्यादा लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया ये सीज फायर के बाद में, ये कह के कि वो इजराइल के एजेंट थे। तो एक बार फिर से हमास के हाथों में बंदूकें आ गई हैं और वो पूरे के पूरे गजा को कंट्रोल में ले लेना चाहते हैं। और ट्रंप की वार्निंग आ गई है कि हथियार सरेंडर कर दो, वरना फिर से तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। गोल्ड और सिल्वर अपनी सारे रिकॉर्ड क्या कहते हैं पार कर दिए। गोल्ड 1,30,000, सिल्वर ऑलमोस्ट टचिंग 2 लाख रुपए पे। क्या हो क्या रहा है दुनिया में, क्या चक्कर क्या है भाई, ये इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, क्या होने जा रहा है आखिरकार? दूसरा, म्यांमार में जो ठग्स हैं वो स्टार लिंक के उनके पास फोन्स हैं, वो लाखों लोगों को साफ चूना लगा चुके हैं, पूरे गैंग के गैंग हैं। हालांकि उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन सैटेलाइट टेलीफोनी के कारण स्टारलिंक को जहाँ पे एक तरह से ये हमारा फ़ायदा करता था, ये तो अब नुकसान कर रहा है, क्योंकि अब ये सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा भी दिया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा भारत और मंगोलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, और ये जो एग्रीमेंट है अपने आप में काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई समझौते हैं जो बेसिकली भारत और मंगोलिया के बीच में हुए हैं। तो देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। और 5-6 समझौते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि हाँ, इस किस्म की जो क्या कहते हैं कि एक समझौता इन 2 रिमोट नेशंस के अंदर हुआ है, भारत और मंगोलिया के बीच में। तो आप सबका स्वागत है, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल आप सबको। तो प्रोग्राम कुछ दिन तक तो आपको बताया है कि मैंने जो एक तरह से एक रिकॉर्डेड वर्जन ही आएंगे आपके पास, थोड़ा सा रिकॉर्डेड, इसलिए थोड़ा समय पहले रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि समय का एक थोड़ा सा अंतराल हो जाता है जिस दूसरे देश में मैं हूँ वहाँ से। तो थोड़े दिन कुछ हफ्ते लगेंगे जब हम वापस आपके सामने फिर से लाइव प्रस्तुत हो जाया करेंगे इस शो के अंदर। प्रोग्राम अधिकतर चैनल्स के ऊपर एक्चुअली रिकॉर्डेड ही होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि कुछ 1-2 प्रोग्राम लाइव भी किए जाएँ, और जहाँ तक कोशिश हो सकती है हम कर भी रहे हैं। तो सबसे पहले खबर पे आती है कि जो भारत के जो एक व्यक्ति हैं एशले टेलिस, उनको गिरफ्तार किया गया है सीक्रेट दस्तावेज रखने के लिए, और चाइना के ऑफिशियल से मिलने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दरअसल उनका एक जो सख्त रुख है उसको दिखा रहे हैं। और कमाल की बात है कि साउथ एशिया की पॉलिसी के ऊपर एक एडवाइज़र रहे हैं एशले टेलिस जो हैं, इंडियन मूल के हैं, और चाइनीज़ ऑफिशियल को इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि 64 ईयर के एशले टेलिस ने नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा, और वर्जीनिया के वियना स्थित उनके घर से 1000 से ज़्यादा पेजेस जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले हैं। एशले टेलिस को इंडिया अमेरिका के रिलेशन में एक बड़ी आवाज़ के रूप में माना जाता है, और उन्होंने कई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम किया है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये चक्कर क्या है भाई। FBI ने एक हलफनामे के रूप में एक किस्म से उनको फॉरेन मिनिस्ट्री के एक एडवाइज़र और पेंटागन के शायद किसी एक और रोल के अंदर दिखाया गया है। जॉर्ज W. बुश जो उनके टाइम में भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये एक मेंबर थे। वॉशिंगटन थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में भी वो सीनियर फेलो थे। टेलिस जो थे वो एक सीनियर स्ट्रेटजिस्ट हैं। 2001 में अमेरिकन गवर्नमेंट में शामिल हुए। भारत और साउथ एशिया पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों प्रशासनों को उन्होंने सलाह दी। अब ये गिरफ्तारी ऐसे टाइम में हुई है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और
तुलसी गबार्ड ने इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट है उसके मिसयूज के ऊपर कड़ा रुख अपनाया है। इससे पहले वो शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर चुके थे, भारत में सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई भी की थी। और अजीब सी कहानी है कि ये शख्स जो थे जासूसी करके और चाइना को ये जासूसी किए गए सारे के सारे इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। सुना है कि क्वाड के समझौते के अंदर भी उनका एक अहम रोल था। जी हाँ, क्वाड के समझौते में भी उनका एक अहम रोल था, कहा जाता है। और इन्होंने एक इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उसको हटाया या चोरी किया और 2023 से चाइना के रिप्रेजेंटेटिव के साथ अनऑफिशियल कांटेक्ट बनाए रखा, यानी कि आपने वो सब इंफॉर्मेशन पास ऑन भी किया होगा। तो जो भी है, अब जैसा भी है, अब 2001 से जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर वो काम भी कर रहे थे और उनके घर से 1000 पेजेस मिले हैं। तो ये काफ़ी एक सीरियस सी चीज़ है उसके अंदर अगर देखा जाए तो। चलिए, अच्छी बात है, जैसा भी है जो भी है। तो लेकिन इससे भारत की कम से कम बदनामी काफ़ी हुई है और मैं ये समझ जाता हूँ कि यही वो शख्स थे जिन्होंने 2000 के डेकेड के अंदर अमेरिका और भारत के बीच में एक नॉन मिलिट्री एटॉमिक जो एक समझौता हुआ था उसमें भी एक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। क्वाड के मामलों में भी उनकी भूमिका काफ़ी बड़ी रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही आज की और सनसनीखेज न्यूज़ रही एक्चुअली देखा जाए तो। हमास के खिलाफ ट्रंप का एक बड़ा वार्निंग आया कि अपने हथियार फेंक दो वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और फिर से दोबारा से अटैक स्टार्ट हो जाएंगे समझौते के बाद भी। और शांति समझौते के बाद, सीज फायर के बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कम से कम 52 लोगों को मर्डर कर दिया है हमास ने। और ये बताया गया कि उनको इजराइल का वो जासूस है और उनको उसी ढंग से बिठाकर अपने सर को नीचे झुकाकर अपने नीज के ऊपर, जिस ढंग से उनका एक स्टाइल है हमास का लोगों को मारने का, और कम से कम सबके सामने सार्वजनिक रूप से तो 35 लोगों को सबसे ऊपर मारा है उनको वहाँ पर, और सरेआम उन्होंने हत्याएं की हैं। कई लोगों को बुरी तरह से पीटते हुए, बीटिंग, बाद में इन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर घुटनों के बल बिठाकर दिखाया गया, फिर भीड़ के सामने उन्हें गोली मार दी और कहा कि ये इजराइल के जासूस थे। ये अपने आप में एक अजीब सी कहानी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके पास हथियार हैं। अभी इतना कुछ होने के बाद भी हमास के पास हथियार हैं और उनके कारण 67,000 पैलेस्टीनियन की जान चली गई। और अब कुल मिला के जो दगमूश कबीले के अभी तक 52 मेंबर्स मारे गए हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अजीब सी कहानी है भाई ये पैलेस्टाइन की। और अगर ये कंडीशन हमास की है तो फिर ट्रंप का गुस्सा, अब क्या कहा जाए, और वो फिर से स्टार्ट करेंगे और पता लग रहा है कि ये तो मारे नहीं जाएंगे और मासूम लोग फिर से मारे जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि इस बार अगर ये अटैक शुरू करेंगे हमास के चक्कर में तो फिर तो ये अनएंडिंग सीरीज बन जाएगा और ये भी हो सकता है कि हमास के लोग फिर पकड़े ना जाएं और ये गायब हो जाए फिर से, और रोज़ आम लोग मरते रहेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा 2-4 सालों में कि आपके पास पूरा पैलेस्टाइन खाली हो जाएगा, एक बंदा वहाँ पर नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग हमास, वो भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि भागने को तो जगह नहीं कहीं पर। उधर समुद्र के पास देखा है तो इजराइल की नेवी खड़ी है, उधर उसके बॉर्डर पर दीवारें खिंची हुई हैं, वहाँ पर इजराइल के सोल्जर्स खड़े हैं। तो आप भागोगे तो भागोगे कहाँ कर? अगर अभी भी ये नहीं सुधरते हैं थोड़ा बहुत तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर धड़ल्ले से शूट हो रहा है, कोई लिमिट ही नहीं बचा अब तो। क्या बताऊं आपको कि 1,20,000 रुपये सोना है, 1,30,000 है, 1,50,000 होने जा रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर, और सिल्वर 2 लाख टच करने जा रहा है। कोई लिमिट ही नहीं रह गई है। इतना हो क्यों रहा है अल्टीमेटली? क्या कारण क्या है उसका? कोई तो रीज़न हो, कहीं से तो पता लगे। दुनिया में ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी है, ऐसा कौन सा खौफ है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं? कहीं से तो एटलीस्ट हमें भी इस बात का अंदाज़ा हो ना कि कुछ हो रहा है ये। तो
मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये कुछ थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो गया है मसला ये एकदम से। और कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉलर डाउन हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं बाकी करेंसी डाउन हो जाएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया में क्राइसिस आने जा रहा है और एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हो सकती हैं। अब पता नहीं क्या होगा लेकिन जो हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने तो अपनी लाइफ में, बल्कि आप में से भी किसी ने भी अपनी लाइफ में इस लेवल का जो हाइक होता है गोल्ड सिल्वर के अंदर हमने कभी नहीं देखा एक्चुअली। एक एक साल में 70-70, 80-80% का हाइक हो जाना प्राइस का समथिंग खौफ पैदा करता है कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है। आते हैं अगले मुद्दे के ऊपर। म्यांमार के अंदर ठगों की मौज आई हुई साहब। स्टारलिंक वहाँ पर है, उसकी डिश लगा लेते हैं और हज़ारों लाखों लोगों को साहब लूट रहे हैं साहब, जम के लूट रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक बात तो मेरी समझ में नहीं आता कि ठगों का नया राजधानी बन गया म्यांमार, और बड़े बेखौफ होके वहाँ पर स्टारलिंक का, वो भी सो कॉल्ड सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करके, और चाहे इनकी बिजली कट जाए, इंटरनेट कट हो जाए, लेकिन स्टारलिंक तो चलता रहता है साहब, आप क्या करोगे। और धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब साहब हालात ये हैं कि एक थाईलैंड की बॉर्डर के साथ एक टाउनशिप है मायावडी। ये स्कैम सेंटर्स के लिए बड़ा एक फेमस सेंटर है, बड़ा बदनाम सेंटर कहा जाए, बल्कि फेमस तो ना कहा जाए, बदनाम कहा जाए। और यहाँ पर कई बार जो बाहर के लोग हैं उनको भी रखा जाता है, जिसमें इंडियन भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं। अभी पीछे आपको याद होगा कि बिहार के भी 6 यूथ वहाँ थे, वहाँ पर काम करने के लिए, और एक्चुअली उनको लालच दे के थाईलैंड और फिर म्यांमार भेज दिया गया। उनके साथ मारपीट भी हुई और फिर ये कहा गया कि तुम्हें यहाँ से जाना तो 5 लाख रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर सबको ठगी के लिए ट्रेन किया जाता है कि तुम्हें ठगना कैसे है। और इन लोगों ने तो क्या कहते हैं कि एक वहाँ पे के पार्क कॉम्प्लेक्स नाम की जगह है, ये सैटेलाइट इमेज दिखाती है, के पार्क कॉम्प्लेक्स मायावडी के में, वहाँ पे करीब करीब 80 स्टारलिंक की डिशेज लगी हुई हैं, 80 स्टारलिंक की डिशेज। तो इससे पता लगता है कि ये पूरा का पूरा जो स्मॉल टाउनशिप और बिल्डिंग्स हैं, ये साहब इलीगल सारी सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर। और ये म्यांमार के अंदर बड़ा एक पॉपुलर इंटरनेट सेवा देने वाला एक सिस्टम बन गया है, तो सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन्स का। पर अल्टीमेटली अभी तक स्पेस एक्स या एलॉन मस्क की ओर से कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया कि भाई तुम्हारे फ़ोन का इस्तेमाल करके सारे के सारे जो हैं ठग्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कैसे काम चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो कुछ हो नहीं रहा साहब। उनको लगता है धंधा मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन लोगों के पैसे जा रहे हैं, लाखों लोगों को लूटा गया है। इसके अलावा भारत और मंगोलिया के बीच में 5-6 समझौते हुए हैं। भारत की मदद से वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी बनेगी और मंगोलिया के जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री ई वीज़ा दिया जाएगा। मंगोलिया के प्रेसिडेंट खुरेल सुख उखना भारत आए हैं, जी हाँ। और 2028 तक मंगोल में ऑयल रिफाइनरी बन जाएगी और संबंधों को मजबूत करने के लिए, जो कि एजुकेशन है, हेल्थ है, डिफेंस है, एनर्जी है, कल्चर है और सिक्योरिटी के अंदर 6 समझौते साइन किए गए हैं। अब इसमें कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसकी रिपेयर करने को लेकर भी चीज़ें हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर भी कई सहयोग हैं। तो एक रिफाइनरी बन रही है वहाँ पर, जो कि 17,000 करोड़ रुपए की लागत से इंडिया वहाँ पर बनाने जा रहा है। और मंगोलिया चाहता है कि वहाँ की तेल और गैस की जो खोज है वो भारत वहाँ पर करेगा, तो उन दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है वो और बढ़ेगा। और ये भी हम तो ये समझ के चलते हैं कि मंगोलिया के साथ भारत के संबंध काफ़ी हिस्टोरिकल रहे हैं और आज के नहीं, हज़ारों सालों के हैं। तो अच्छी बात है। और इन दोनों ने मिलकर एक डाक टिकट भी रिलीज़ किया गया है भारत और मंगोलिया के 70 ईयर्स जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उसके पूरा होने को। और पीपल टू पीपल टाइज दिखाई देती है, तो एक दूसरे देशों के लोग वहाँ पर मंगोलिया और भारत के अंदर ये लोग ई वीज़ा के ऊपर, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल ही कह सकते हैं उसको, उस पर ये आराम से आ जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज ब्रीफ की पेशकश हमारी वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। उम्मीद है आपको पसंद आई है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आपका हमें मदद भी मिलेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में। कल फिर से वर्ल्ड न्यूज़ में रात को 9:30 बजे आपके साथ रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।